और अब बात हो रही है जम्मू और कश्मीर को अलग करने की। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें कारण है जिसमें जम्मू और कश्मीर में खाई बढ़ रही है। कभी भी इस तरीके से प्रयास नहीं किया गया कि सबको साथ में लेके चला जाए। उमर अब्दुल्ला की सरकार में वो कहते हैं माइनॉरिटी रूल नहीं कर सकती, वो डोगरों पर सवाल उठाते हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा हुआ, चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति जब प्रमाण के ऊपर बात नहीं करेगा तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। मानते हैं कि यूटी बनाकर हमने खोया और इस खोने से दरार और बढ़ी। पहले यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते थे, फिर हम चीफ मिनिस्टर पे आ गए, अब हम यूटी का चीफ मिनिस्टर पे आ गए, तो हमने खोया ही खोया। इन्हीं की मानसिकता ने हमें यूटी तक पहुंचाया है। और कोई कहां लेकर जा रहे हैं? उस खाई की तरफ। हाँ, जो जम्मू और कश्मीर और कोई मैं वही कह रहा हूँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। उमर अब्दुल्ला जी को ऐसी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। अब मानते हैं राजेंद्र जी कि इस खाई को भरने की जरूरत है या फिर दोनों रीजन्स को अलग अलग स्टेट बना दिया जाए? तो मैं तो ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हमने पीओ को भी मिलाना है और अखंड भारत बनाना है। तो आपका पुराना बयान रहा पार्टी का, अब मिला कब रहे हैं ये बताइए। मोदी जी और अमित शाह जी हैं हमारे सरदार, उन्होंने करना है करार, उसके लिए रहिए तैयार, फिलहाल करिए इंतजार। जम्मू कश्मीर जो केवल एक राज्य नहीं है, एक यूटी नहीं है, बल्कि भारत का मस्तिष्क होने के साथ साथ भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और एक तरफ अफगानिस्तान। ये ऐसा राज्य है जो भारत के लिए हर बार कोई ना कोई नया विवाद खड़ा कर देता है। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस के साथ राज्य और उसके बाद धारा 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्रीय शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। और अब बात हो रही है जम्मू और कश्मीर को अलग करने की। आवाजें जम्मू से उठी, मगर कारण क्या था? क्या दरारें बढ़ने लगी हैं? जम्मू कश्मीर के बीच एक गहरी खाई आ गई है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मैप के हिसाब से तो पीर पंचाल रेंज है और उसे काटकर भी अब तो टनल बन चुकी है, मगर खाई क्यों? क्या कारण है कि जम्मू से फिर से अलग होने की आवाज आई, जिसे ना तो केंद्र की सरकार तवज्जो देती है और ना ही सरकार चला रही बीजेपी? मगर कारण तो जरूर खोजने होंगे, क्योंकि ये खाई अगर अधिक बढ़ जाएगी तो जम्मू कश्मीर में दरारें भी बढ़ जाएंगी और फिर शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। बात करनी बहुत जरूरी है। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा है, हमेशा तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं। राजेंद्र जी, जम्मू कश्मीर के बीच में एक गहरी खाई बनती जा रही है, कारण क्या है? देखो, ये अनफोरसाइटेडनेस ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें कारण है जिसमें जम्मू और कश्मीर में खाई बढ़ रही है और ये बहुत घातक है। इसमें हम सबका नुकसान है और जम्मू कश्मीर, जैसे आपने बताया, वैसे भी इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट है। यहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात और मिलिटेंसी में जो कुछ हुआ आपने देखा, उनसे रिलेटेड बातें होती रहती हैं और जो जम्मू कश्मीर का एक नागरिक है उससे फोकस हट जाता है और वही होता आ रहा है। और उन्हीं कारणों से जो हमारे यहाँ के हुक्मरान रहे हैं, ज्यादा मौका तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिला है। कभी भी इस तरीके से प्रयास नहीं किया गया कि सबको साथ में लेके चला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लीडरशिप। राजेंद्र जी, जब आप प्रयास करने की बात कर रहे हैं तो दरअसल प्रयास करना किसने था? लीडरशिप ने। आपने खुद कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की है, तो लीडरशिप है, चाहे केंद्र की हो, जम्मू की हो, कश्मीर की हो, तो फेलियर कहीं ना कहीं सभी पार्ट पे है। सभी पार्ट पे नहीं कहेंगे, स्पेशली उन पे है जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही है, कि उन्होंने अपने लोगों को किस तरीके से पॉलिटिकली ओरिएंट किया। उसमें पार्टी कोई भी हो, उसमें कोई भी पार्टी हो, उसमें दिक्कत आई है। सेंटर ने तो हमेशा यहां शांति की बहाली की बात की ही है,
शांति बहाल करने की कोशिश की है। अगर आप देखिए राजेंद्र जी, बात आप कौन से सेंटर की कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 75 सालों की बात करें, दरारें पड़ना तो 75 साल पहले शुरू हो गई थी। अब वो दरारें बढ़ती 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 खाई तक पहुंच गई। उसका मैंने आपको कहा ना, सबसे बड़ा कारण क्या था। आप देखो, जब हमारी ये स्टेट बनी थी, जम्मू के साथ जब कश्मीर को मिलाया गया था, ये हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत 1846 में। बिल्कुल। महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये किया था। पहले तो ये अफगान रूल में था कश्मीर। तो 1840 से लेकर 1931 तब एक चिंगारी उठी यहां। वो किसके ट्रस्ट डेफिसिट हुआ? लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल। तो 1931 में वो हुआ। और आज कौन सा है? 2025 26 सॉरी। तो आप देख लिए, लगभग वो भी 100 साल है, ये भी 100 साल हो गए। अब 100 साल के बाद में दोबारा वो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो एक बार कश्मीर ने महाराजा के खिलाफ ये कहा, भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एडमिनिस्ट्रेशन। आज वैसे ही बात आ रही है। आपकी बात सही है राजेंद्र जी, पर इसमें मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसे हमने कहा दरारें बहुत पुरानी है, मगर जितनी भी केंद्र में सरकारें आई, क्या उन्होंने कोशिश की कि दीवारों पे सिर्फ लीपापोती की जाए? दरारों को भरने की कोशिश किसी ने नहीं की। और आज ऐसा हुआ कि ऊपर तो लीपापोती है, जम्मू एंड कश्मीर है, मगर एंड के नीचे गहरी खाई बनती जा रही है। मैंने वही कहा, खाई बनने का कारण ये आया कि यहाँ की लोकल लीडरशिप, उसने पहले क्या कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से खुश नहीं हैं, और उन्होंने हमेशा रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स को जोड़ा। शेख अब्दुल्ला साहब ने जो यहां स्लोगन दिया था क्विट कश्मीर का, और जो 1931 में एक अपराइजिंग हुई, उसका यही आधार था। एक तो रिलीजन था, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, और वही को उसी को लेके वो आगे बढ़े। उसके बाद में उन्होंने आजाद कश्मीर की बात की, साथ में उन्होंने ऑटोनॉमी की, फिर स्पेशल स्टेटस मिल गया। ये सारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन शुरू से ही इस तरीके से चली जो आज तक कैरी ऑन हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी रियासत में, उसका ये बहुत बड़ा रोल होता है कि उसने अपनी जनता को किस तरीके से किस दिशा में लेके जाना है, और वो नहीं हुआ यहां जम्मू कश्मीर में। इसलिए आज भी खाई बढ़ रही है और वही परिस्थितियां बन रही हैं। राजेंद्र जी, लीडरशिप जो होती है वो सरकार से अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जिनकी सरकार है वही लीडरशिप है, ऑपोजिशन भी अपना रोल निभाती है। बीजेपी चाहे सरकार में ज्यादा देर नहीं रही हो, मगर बीजेपी ने जम्मू के एक बड़े खित्ते पर अपनी सोच के हिसाब से लीडरशिप की है। यानी कि बीजेपी के फॉलोअर्स या आरएसएस के फॉलोअर्स आप ये कह सकते हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, मगर एक सोच तो है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सोच जम्मू और कश्मीर की मिल ही नहीं पा रही थी? जैसे हम कहते हैं खान पान अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, क्या सोच भी अलग अलग ही चली? यही कारण खाई का बढ़ना था। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आती है जब वो पावर में सत्ता में आते हैं। जो उनके विचार हैं फिर वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार रही, और पीडीपी की भी बीच में आई, आपके साथ अलग भी हाँ, आई, कांग्रेस के साथ। भाजपा के साथ आई। जो भी पार्टीज यहाँ पॉलिटिकल सत्ता हासिल की जिन्होंने भी, उन्होंने दरार को भरने की कोशिश नहीं की। नहीं की, साफ बात है, नहीं की। हाँ। और हुआ क्या, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों साथ में जुड़े, मिक्स किया गया, और उसके कारण आप देख लो, चाहे मैंने कहा आपको, चाहे आजाद कश्मीर की बात हो, नया कश्मीर की बात हो, प्लेबेसाइड की बात हो, फिर स्पेशल स्टेटस की बात हो, ऑटोनॉमी की बात हो, ये स्लोगन सारे क्या हैं? जब महाराजा से हमने ये कहा कि हमें नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम 100 साल में इंप्लीमेंट करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? जिंदगी। दूसरी एक बात मुझे लगता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
चलिए हम पास्ट पे वापस जाएंगे, हम पास्ट के रेफरेंस दे रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट की आज की बात करें तो आज जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान आते हैं संतोष ट्रॉफी पर, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर, और अभी रीसेंट बयान जो ताज़ा ताज़ा जम्मू से ही चुने हुए मेंढर से एक मंत्री हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला की सरकार में, वो कहते हैं माइनॉरिटी रूल नहीं कर सकती। वो डोगरों पर सवाल उठाते हैं, वो कनक मंडी की बात करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि खुद यहाँ के नेता भी दरारें बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ऐसी सोच फिर दरार जो खाई तक पहुंच रही है यही उसके पीछे है? देखो, उमर अब्दुल्ला जी जब सरकार आई उनकी, तो थोड़ा सा उन्होंने एक प्रयास किया, जम्मू से डिप्टी सीएम बनाया, एक मंत्री बनाया, नहीं 3 मंत्री बनाए उन्होंने तो और बैलेंस किया, मगर वो बैलेंस में निकला क्या उनकी? देखिए आप बैलेंस करते हैं सिर्फ फिजिकली, आप आइडियोलॉजी में बैलेंस नहीं कर रहे, आप सोच में बैलेंस नहीं कर रहे, आप शब्दों में बैलेंस नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिला के जो अभी परिस्थितियां बन गई हैं उसमें ये दिखता है कि वो डीरेल हो गए। क्योंकि एक जब चीफ मिनिस्टर कोई चीज कहता है उसके पीछे तथ्य दिखने चाहिए। तो जो पीछे कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे आपने लिया संतोष ट्रॉफी का हुआ, तो वो कहते रहे कि सिलेक्शन फेयर हुई है, और हमने इसी स्टूडियो से कहा भाई अगर सिलेक्शन फेयर हुई है तो आप बता दीजिए। जैसे अभी आइस स्केटिंग का आया हुआ है एडवर्टीजमेंट कि जिन लोगों ने ट्रायल देने हैं वो वहां आ जाए, तो ऐसा नोटिस कोई निकला नहीं। तो एक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा हुआ, चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति जब प्रमाण के ऊपर बात नहीं करेगा तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। इसी प्रकार से चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वाला इशू हो, उनको ये पहले दिन ही समझ आना चाहिए था कि यहाँ एक विचार की बात है और ना ही कोई एडमिशंस की बात है, और ना ही ये कोई इंस्टीट्यूशन की बात है कि मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो आगे 12 खुले हुए हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि वहां उस कम्युनिटी के लोग आ गए या उस कम्युनिटी के लोग, ऐसी बात ही नहीं उठी। यहां इसलिए उठी क्योंकि विचार की बात थी। तो उनको ये एक इस एंगल से देखकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने बयान दे दिए कि हमारे लड़के टर्की में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे, जहां वो कभी कभी कहते हैं कि मुझे दिल्ली में डर लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको बल मिलता है, और वही बल मिलता मिलता आया और आज हम यहां तक पहुंच गए कि जबकि हमें एक 21st सेंचुरी की लीडरशिप को लेके आगे बढ़ना था। और आप देखो उमर साहब जो हैं उनके दादाजी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनके पिताश्री भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे। अब उमर अब्दुल्ला भी यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। अगर ऐसी पॉलिटिकल एंटिटीज भी जम्मू कश्मीर को नए पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं ले जा सकती हैं तो फिर तो बड़ा दुर्भाग्य है। जावेद राणा के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और यह दुर्भाग्य इसलिए है कि आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति देखो, वहां लोगों ने अपनी प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ और प्रोग्रेसिव लीडरशिप के साथ बड़े अच्छे अच्छे समाधान दिए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक प्रयास किया कि भाजपा को जम्मू से मैंडेट मिला है तो इनको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैं उनको एक अच्छा इनिशिएटिव मानूंगा। और ये बात अलग है कि महबूबा मुफ्ती उनको चला नहीं पाई, लेकिन जो उनका विजन था वो इसी तरफ था, प्रोग्रेसिव। मगर एक बात है राजेंद्र जी, अगर आपको याद होगा, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने जा रहा हूं। नॉर्मली क्या वो जोड़ पाए? क्या वो उसमें कामयाब हुए? नहीं, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया, जोड़ नहीं पाए वो भी। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रयास किया और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूं कि एज ए पॉलिटिकल, आप कहें कि पॉलिटिकल सर्कल का कार्यकर्ता होने के कारण, कि ये एक अच्छा प्रयास था। उन्होंने कम से कम आउट ऑफ वे कुछ सोचा तो सही और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो की ही। वही कह रहा हूं कि उमर साहब, जिनके दादाजी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, अब वो खुद भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको भी ऐसी प्रोग्रेसिव लीडरशिप के साथ चलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। और
हमने हासिल क्या किया इन सब बातों से? अब हम ये मान जाते हैं कि ठीक है जी, इन्हीं का रास्ता सही था। भाई जम्मू कश्मीर लद्दाख था, हम जम्मू कश्मीर में सीमित हो गए। जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब हम यूटी में आ गए। पहले यहां प्राइम मिनिस्टर होते थे, फिर हम चीफ मिनिस्टर पे आ गए, अब हम यूटी के चीफ मिनिस्टर पे आ गए। तो हमने खोया ही खोया। आप भी मानते हैं कि यूटी बनाकर हमने खोया और इस खोने से दरार और बढ़ी? और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने पॉलिटिकल लीडरशिप में एक प्रोग्रेसिव सिस्टम नहीं लाया। तो नुकसान किसको हुआ? हमें हुआ। तो इसलिए मगर जिंदर जी, जो हम हर बार ये कहते हैं कि हमने नहीं लाया, तो हम कौन है बेसिकली? हम आप means सरकार की बात सभी करते हैं, citizen। पार्टी की बात करते हैं, या आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जिम्मेवार मान रहे हैं? देखो, यहां बात हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर की। जी, तो हम तो नागरिकों पे बात अगर कर रहे हैं। अगर यूटी बना जी। तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बिल्कुल। यूटी। अगर हमारी स्टेट थी तो मैं भी स्टेट का बाशिंदा था। तो ये तो हर किसी की मगर जिंदर जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना रहती है। कहीं यूटी बनाने के लिए आपको लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया, क्या उसमें जनता या पब्लिक या सिटीजन शामिल थे? वो तो एक फैसला आया। वो इसलिए आया ना क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी यहाँ। उसके अलावा कोई यहाँ सोल्यूशन ही नहीं था। तो ये परिस्थितियां किन्होंने बनाई? ये परिस्थितियां जो यहाँ की मगर पॉलिटिकल मैं फिर घूम के डिस्पेंसेशन थी भाई उन्होंने बनाई। मैं बार बार घूम के आपसे एक सवाल इसलिए ही कर रहा हूं कि परिस्थितियां बनाने वालों पर जहां आप उंगली उठा रहे हैं, तो इस समय एक कैबिनेट मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सरकार का ऐसे बयान देते हैं जिनसे लगता है कि आज भी परिस्थितियां वही है। जम्मू और कश्मीर के बीच गैप बढ़ाने के लिए ऐसे हुक्मरान जिम्मेवार जैसे हम ठहराते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो तो जम्मू के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आप जवाब देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, मगर ये सवाल बहुत बड़ा है। आपकी मुस्कुराहट बताती है, आपको भी पता है बहुत बड़ा सवाल है। देखो, जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन्हीं की मानसिकता ने हमें यूटी तक पहुंचाया है। और कोई कहां लेकर जा रहे हैं? उस खाई की तरफ, हाँ, जो जम्मू और कश्मीर और के कोई बीच में। मैं हाँ, वही कह रहा हूं, यही मैं पूछना चाह रहा उमर अब्दुल्ला जी को ऐसी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। और ऐसी मानसिकता ही उनको इस तरफ धकेल रही है जहां आज हम यूटी में पहुंच गए। और उन्होंने क्या कहा? माइनॉरिटी कैन नॉट रूल, यही कहा ना। तो मुझे ये बताओ, आज के युग में नॉलेज इज पावर। बिल्कुल। माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाले रूल जंगल के रूल होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम माइनॉरिटी में थे या मेजॉरिटी में? वो देश के राष्ट्रपति बने। थे। क्यों बने? नॉलेज। तो आप नॉलेज और इंटेलेक्ट पे चलिए ना। Yes. आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन इस पे जा रहे हैं, इसीलिए आप अपना रिलीजन डिवाइड बढ़ाते जा रहे हैं। राजेंद्र जी, हल क्या देखते हैं आप? वही मैं कह रहा हूं। हल क्या? अब आप ये देखो, इंग्लैंड में कोई हिंदू डोमिनेट पोजीशन में है, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हाँ, ऋषि सुनक सोनक बने वहां। न्यूयॉर्क का जो मेयर है, वो एक हैदराबाद के मुस्लिम समुदाय से आते हैं और भारतीय हैं। जोहरान मामदानी, हाँ। तो वो किस फेथ को फॉलो करते हैं? तो आज का युग जंगल राज वाला नहीं है। आज का युग है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। वहीं पे आते हैं, जम्मू कश्मीर की खाई भरने के लिए आपको क्या लगता है, क्या प्रयास होना चाहिए? और आपकी पार्टी या आप जैसे नेता, आप जैसे लीडर क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास यही है, हमें प्रोग्रेसिव लीडरशिप की तरफ जाना पड़ेगा और आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। और उसमें सभी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई की तरफ ले जाएं। और हमारी बात क्या होनी चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी 1.5 लाख हजार करोड़ कैसे पहुंचाएं, ये हमारे विषय होने चाहिए। पर कौन करेगा ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं करना, और किसने करना तो उसमें हर पार्टी का रोल चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो हम मुद्दे लेके जाते हैं वो तो सबने लेके जाना है। बीजेपी कितना काम कर रही है इस पे? बिल्कुल कर रही है। आप देखे, बीजेपी ने चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप मानते हैं राजेंद्र जी कि इस खाई को भरने की जरूरत है, या फिर दोनों रीजन्स को अलग अलग स्टेट बना दिया जाए? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर से महात्मा गांधी जी ने कहा था, मुझे यहाँ से रोशनी नजर आती है। तो ये अहमियत है जम्मू कश्मीर की। तो मैं तो ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हमने पीए को भी मिलाना है और अखंड भारत बनाना है। तो आपका पुराना बयान रहा पार्टी का, अब मिला कब रहे हैं ये बताइए। मैंने जैसे आपको कहा
मोदी जी और अमित शाह जी हैं हमारे सरदार, उन्होंने करना है करार, उसके लिए रहिए तैयार, फिलहाल करिए इंतजार। फिलहाल करिए इंतजार पे तो सारा कुछ टिका हुआ है कि आखिर स्टेट कब वापस आएगी और जिस अखंड भारत की आप बात कर रहे हैं वो कब पूरा होगा, जब पीओके और स्काई चीन भी हमारे सिस्टम में आएंगे। कितना इंतजार करना पड़ेगा राजेंद्र जी? इंतजार लंबा नहीं होता है। आपने देखा अभी वैसे भी पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड वाइड चेंज भी हो रही है, तो कब क्या हो, यू नेवर नो व्हाट इज नेक्स्ट। मुस्कुराकर तो नेताजी बहुत कुछ कहे गए, मगर जब भी ये मुस्कुराकर कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कारण कुछ होते हैं। शायद बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है, मगर एक बात बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर के बीच में दरारें खाई की तरफ जा रही हैं। इससे पहले कि ये खाई ज्यादा बढ़े, हमें पीर पंचाल की पहाड़ियों को मजबूत करना होगा और जम्मू और कश्मीर को एक रखने के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा। और जिस तरह राजेंद्र जी ने कहा, जरूरत है एसर्टिव और प्रोग्रेसिव लीडरशिप की, जो केंद्र के पास तो है मगर यहां भी निकलकर सामने आए। और खास तौर पे ऐसे नेता, ऐसे मंत्री उन बयानों को देने से बचें जो उनकी छोटी सोच को जाहिर करते हैं। बहुत धन्यवाद।